हाय। आज की क्लास में हम लेआउट के करस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करके देखेंगे। किस तरह से हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम प्रॉपर वे में सेट कर सकते हैं, तो क्या उसकी प्रॉब्लम्स हमें फेस होती है, उसके करस्पॉन्डिंग हम उसका इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करके देखते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में कॉम डेमो नाम से एक क्लास स्पेसिफाई करी थी, जिसमें हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को ऐड अप किया था और एप्लेट के ऊपर जाकर हमने इसको डिस्प्ले किया था। नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि देयर इज वन मोर क्लास विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस एप्लेट क्लास विच इज नोन एज पैनल। जब हम किसी पर्टिकुलर क्लास को एप्लेट के थ्रू वर्किंग परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक क्लास और इनहेरिट होकर आती है, वो है पैनल क्लास, जिसके थ्रू ही हम नंबर ऑफ लेआउट पर वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अभी जो बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर एप्लेट नाम की क्लास के अंदर एक्सटेंड होकर आई है पैनल नाम की क्लास, उसमें इस डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग वो पैनल डिफाइन करता है और उस पर हम जाकर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को ऐड अप करते हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट वर्क करता है और बाय डिफॉल्ट उसका जो अलाइनमेंट होता है वो सेंटर अलाइनमेंट होता है। नाउ अगर हमें सेंटर अलाइनमेंट नहीं करना है तो फिर उस केस में उस फ्लो लेआउट क्लास को हमें एक्सप्लिसिटली सेट करना पड़ेगा और उस केस में हमें उसका अलाइनमेंट भी एज पर रिक्वायरमेंट हम चेंज कर सकते हैं। तो किस तरह से उसको वर्किंग परफॉर्म करते हैं हम यहाँ उसको डिफाइन करके देखते हैं। तो जब आपकी इनिट मेथड यहाँ आएगी तो इस इनिट मेथड में हमें यहाँ पर सेट लेआउट मेथड का यूटिलाइज करना है। यहाँ से हमें इसको कॉल करना है, जिसके करस्पॉन्डिंग हम उसको एक्सप्लिसिटली फ्लो लेआउट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्लास होती है फ्लो लेआउट। उस पर्टिकुलर फ्लो लेआउट नाम की क्लास में हमारी एक फील्ड, तीन तरह की फील्ड डिफाइंड है। सेंटर जो बाय डिफॉल्ट अभी तक वर्क कर रहा था, अगेन नेक्स्ट वन इज योर लेफ्ट एंड राइट। दीज आर द थ्री फील्ड्स व्हिच इज डिफाइंड इन flow layout class, and which are static field. That's why we can access those field via using the name of the class. So here we can access using the name of flow layout dot left। अब हम जितने कंपोनेंट्स अब हमारे जो ऐड होकर आते आएंगे वो स्टार्ट होंगे लेफ्ट साइड से और वन बाय वन वो कंपोनेंट ऐड होते आएंगे इन अ फ्लो और वो हमारे सामने विजुलाइज होंगे। बाय डिफॉल्ट अभी तक प्रीवियस क्लास में अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो हमारा जो अलाइनमेंट था वो सेंटर था। अगर आपको उसको एक बार समझना है तो आप प्रीवियस क्लास का जो वीडियो है उसको एक बार विजुलाइज करें, तब जाकर आपको क्लियरिफाई हो सकेगा कि हमारा वर्किंग किस तरह से फ्लो लेआउट का बाय डिफॉल्ट वर्क करता है। नाउ इस केस में हमने इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिया है, तो अब ये जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऐड होकर आएंगे वो लेफ्ट टू राइट ऐड अप होते चले जाएंगे। तो हम इसकी वर्किंग देखते हैं किस तरह से यूटिलाइज होती है। दिस इज द अरेंजमेंट। ये आपका लेफ्ट साइड से अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ, वन बाय वन एक एक कंपोनेंट ऐड होते गए और वन बाय वन आपके सारे कंपोनेंट एक के बाद उस फ्लो में ऐड अप होते चले गए। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट अलाइनमेंट देखा। अगर आपको लेफ्ट नहीं करना है तो आप इस केस में जैसा बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट था हम वहां बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं और ये फील्ड आपको पूरी कैपिटल में देना है। तो हमने यहाँ सेंटर दिया, जैसे बाय डिफॉल्ट वर्क कर रहा था वैसे ये बाय डिफॉल्ट भी वर्क करेगा। तो हमने इसका अलाइनमेंट सेंटर दिया, तो अब आपके जो कंपोनेंट ऐड होना स्टार्ट होंगे वो सेंटर्ड से स्टार्ट होना शुरू होंगे। ये देखिए आपके कंपोनेंट सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं। these are now in a these all components come inside in center। now again you can change the alignment via using right। so in this case you have to explicitly mention right।
तो अब इस केस में रिमेंबर वन थिंग, all letters are capitals in a field of left, center or right। अब आप देखेंगे यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स हमारे राइट साइड से स्टार्ट हुए। तो देखिए यहाँ पर वन बाय वन एक एक कंपोनेंट आते गए, और आप यहाँ से वन बाय वन एक एक कंपोनेंट्स आता गया। तो सबसे पहले नेम आया था, तो नेम यहाँ आया, नेम यहाँ पर स्पेसिफाई हुआ था। फिर उसके बाद टेक्स्ट फील्ड आया, तो नेम जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर लेफ्ट मूव होता गया, और इस तरह से एक एक अलाइनमेंट होता गया। और फिर आपके सामने यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट इस तरह से राइट साइड पर स्पेसिफाइड होते हुए शो है। तो इस तरीके से हम फ्लो लेआउट का वर्किंग कर सकते हैं। और अगेन नेक्स्ट थिंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट के बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक पैनल स्पेसिफाइड है जो इनहेरिट होकर एप्लेट में आया हुआ है, और उसकी डायमेंशन हमने जो जैसे 500 बाय 500 बताई थी। जैसे हम मैक्सिमाइज करते हैं तो डायमेंशन चेंज हो जाती है। तो हमने डायमेंशन जैसे 500 बाय 500 की जैसे ही उसको मैक्सिमाइज किया, डायमेंशन विल बी चेंज एज करस्पॉन्डिंग टू द स्क्रीन साइज। जो हमारा पैनल का साइज ये है, तो इस केस में यहाँ पर हमें पैनल कभी विजुअलाइज नहीं होगा, पैनल हमारा बैक साइड पर काम करता है। तो वो पैनल के अंदर हमारा जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो फ्लो लेआउट अलाइनमेंट होता है। तो इस तरीके से हमने इसकी वर्किंग परफॉर्म करके देखी। तो आप इस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ फ्लो लेआउट के करस्पॉन्डिंग वर्क करके देखा कि किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो अलाइनमेंट की हमारे बात, हम जो नेक्स्ट लेआउट की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड्स के फॉर्म में हमारे सामने नंबर ऑफ कंपोनेंट ऐड होते आएंगे। आप जो ग्रिड्स होगी वो हम रो और कॉलम के फॉर्म में स्पेसिफाई करेंगे कि किस तरह से हमारे नंबर ऑफ रोज और कॉलम के फॉर्म में हमारे सामने ग्रिड्स शो हो सके। तो उस केस में हम इस फ्लो लेआउट का चेंज करते हुए अब किससे परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रिड लेआउट से। तो हम यहाँ इसी को यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप लेआउट बता रहे हैं तो उस लेआउट में कितनी रोज और कितने कॉलम्स होंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे कितने कंपोनेंट्स हैं। हमारे टोटल 12 कंपोनेंट्स हैं। अब हमारे पास 12 कंपोनेंट्स है, तो उस 12 कंपोनेंट्स के लिए हमें यहाँ क्या बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम एक रो में 12 रो और 1 कॉलम बताना चाहते हैं, या जितनी भी जिस तरह का आपका अलाइनमेंट होगा वन बाय वन एक एक कंपोनेंट ऐड होता जाएगा और एक एक ग्रिड में जाकर वो फिल होता जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे अगर हमने यहाँ बताया कि हमें 2/6 मतलब 2,6 मतलब 2 रोज एंड 6 कॉलम। तो फर्स्ट रो स्टार्ट होगा, फिर फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में, ऐसे इस वे में आपका एक एक कंपोनेंट ऐड होता जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें ये नहीं बताना है कि किस पर्टिकुलर ग्रिड में जाकर हमें उसको सेट करना है, वो ऑटोमेटिकली उस फ्लो को मेंटेन करेगा जिस तरह से ग्रिड का अलाइनमेंट है। जो हमारा नेक्स्ट लेआउट है वो ग्रिड लेआउट है। हमने यहाँ पर 2 रोज एंड 6 कॉलम दिए। इस केस में हमारे पास 1 बाय 1 करते हुए आपका वैल्यूज आता जाएगा, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अप टू फर्स्ट रो 6 कॉलम तक कंपोनेंट ऐड होंगे। देन इट विल शिफ्ट फ्रॉम सेकंड रो एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम अप टू सेकंड रो 6 कॉलम तक 1 बाय 1 कंपोनेंट ऐड होते आएंगे बाय यूजिंग दिस ग्रिड लेआउट। तो सबसे पहले हमारा ये रो है कि कितनी नंबर ऑफ रोज हमें चाहिए और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमें स्पेसिफाई करना है। तो इस तरीके से हमारा 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली ये ऐड होता जाएगा। ये देखिए हमने ग्रिड लेआउट बताई थी, तो ग्रिड लेआउट में देखिए ये हमारे 6 कंपोनेंट एक पर्टिकुलर रो में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि आपका पूरा जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट पूरा पैनल इसने कवर कर दिया। ऐसा हमारा फॉर्म कभी डिजाइन नहीं होता। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी हम कंपोनेंट्स को डायरेक्टली ग्रिड के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। ये हमें ये डिसएडवांटेज है। अगर आप डायरेक्टली कंपोनेंट्स को ग्रिड पर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो सारे कंपोनेंट्स आपके उस पर्टिकुलर ग्रिड के अंदर पूरा एक्सपांडेड फॉर्म में दिखेंगे। जैसे ये पूरा जो लेबल है वो इस पूरे के अंदर कवर हो गया है, इस तरह ये पूरी टेक्स्ट फील्ड इसने कवर कर ली। इसी तरह ये आपका चॉइस नाम की जो फील्ड है वो पूरी कवर अप दिख रही है। इसी तरह ये आपकी लिस्ट पूरी कवर अप दिख रही है। इसी तरह ये पूरा बटन इसने कवर अप कर रखा है हमारे साथ। ये पूरा चेक बॉक्स आपके सामने पूरा कवर अप दिख रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा अलाइनमेंट है। अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करना है कि अभी आपने 2 रोज और 6 कॉलम दिए, तो अगर आपको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। 12 रोज होना चाहिए और 1 कॉलम होना चाहिए।
12 रोज और 1 कॉलम, मतलब अब आपके सामने रोज के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा, तो आपके सारे जितने कंपोनेंट है वो एक ही कॉलम में सारे स्पेसिफाइड होंगे। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसा आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ कंपोनेंट के बेसिस पे देख रहे हैं कि क्या ड्रॉबैक है और किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है। तो ये देखिए आपके सारे कंपोनेंट है वो पूरे एक्सपांडेबल फॉर्म में दिख रहा है, पूरे पैनल पर एक्सपांड हो चुका है इस बार। ये देखिए आपका लिस्ट कैसा दिख रहा है, ये आपका देखिए यहाँ पर कंपोनेंट कितना कैसे विजुअलाइज हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप अलाइनमेंट करेंगे तो आपका प्रॉपर वे में विजुअलाइज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हम वन बाय वन आगे इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से इसका और यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि आपके पास नेम आ रहा है, टाइप एरर है, तो अब हम चाहते हैं कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में कुछ गैप हो, वर्टिकल गैप हो, हॉरिजॉन्टल गैप हो। तो उसको अगर हमें परफॉर्म करना है तो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम यहाँ परफॉर्म करके देखते हैं। सपोज हमने इसके पहले जैसे लिया था कि 2 रोज एंड 6 कॉलम लिया था, तो हम चाहते हैं कि हर कंपोनेंट्स के बीच में थोड़ी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप दिखे। तो हम उस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप को कैसे बता सकते हैं, 10,10 ये हमारी हॉरिजॉन्टल गैप बता रही है और ये हमारी वर्टिकल गैप इन बिटवीन टू कंपोनेंट्स विजुअलाइज होगी। ये देखिए आपके सामने पहले थोड़ा सा गैप आ रहा था इन दोनों के बीच, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अटैच थे। ये अब जो ये आपके सामने जो गैप दिख रही है, ये जो मेरा जो कर्सर हमारा हॉरिजॉन्टली मूव होता दिख रहा है, ये दोनों के बीच की गैप है, ये दो कंपोनेंट के बीच की गैप है। इसके पहले जो कंपोनेंट हमारे दिख रहे थे वो कंपोनेंट कैसे दिख रहे थे कि चेक बॉक्स इसके साथ अटैच था, बीच में कोई गैप नहीं था। इसी तरह यहाँ पर भी कोई गैप नहीं था, ये वाला जो कंपोनेंट था इससे अटैच था। तो उस केस में हमने कोई वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप स्पेसिफाई नहीं करती थी, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप इन द फॉर्म ऑफ पिक्सेल्स है। तो अब अगर अब हम चाहते हैं कि सिर्फ वापस हम हमारा अलाइनमेंट ऐसे 12 रोज और 1 कॉलम के फॉर्म में देखें, तो हमारा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ऐड नहीं हो रहा, सारे कंपोनेंट वर्टिकल ऐड हो रहे हैं। तो हमारे सारे कंपोनेंट, क्योंकि ये सिंगल कॉलम है और 12 रोज है, 12 रोज है, तो उस केस में हम किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं देखते हैं। ये देखिए अब आपके सामने थोड़े से कंपोनेंट्स के बीच में गैप दिखेगी। पहले थोड़ा सा इस कंपोनेंट में गैप कम थी, अब कंपोनेंट्स में हमारा गैप थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है। तो आप इस तरीके से इसका अलाइनमेंट, ये देखिए दो बटन है सेव और कैंसिल, इन दोनों के बीच में गैप थी। पहले प्रीवियस अगर आपने इसको प्रॉपर विजुअलाइज किया होगा तो इसके बीच में गैप नहीं थी, लेकिन अब इन दोनों के बीच में हमारे सामने गैप शो हो रही है। तो जैसा जैसा आप वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप बता सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आप अपना इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि ऐड, जैसे ये पहले लेवल किया तो लेवल पहले ऐड हुआ, फिर उसके बाद टीएफ ऐड हुआ, तो जिस तरह वो ऑटोमेटिकली एक एक ग्रिड में एक एक ऐड कंपोनेंट्स को ऐड करता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हम इसकी वर्किंग परफॉर्म करके समझ सकते हैं। अब सपोज हमारे पास नेक्स्ट जो लेआउट है, हम वो नेक्स्ट लेआउट को देखना चाहते हैं, तो हमारे पास वो नेक्स्ट लेआउट है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट के करस्पॉन्डिंग हम हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में सेट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कंपोनेंट जब भी ऐड करेंगे, कंपोनेंट विल बी एक्सपांडेड इन पर्टिकुलर रीजन इन पर्टिकुलर ग्रिड। तो उस पर्टिकुलर टाइप, इस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को हम यहाँ इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं कि जनरली जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि वो जब कंपोनेंट डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो उस केस में वो जितने भी कंपोनेंट है वो डायरेक्टली एक्सपांडेड हो जाते हैं। तो उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है वो हम आगे समझेंगे इस पर्टिकुलर सारे लेआउट को समझने के बाद। अब हम यहाँ नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, बॉर्डर लेआउट की। तो बॉर्डर लेआउट में हमें अगेन कुछ भी नहीं बताना है, हमें सिर्फ बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस सेट लेआउट में हमें स्पेसिफाई करना है। आप जितने भी लेआउट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उन सबका ऑब्जेक्ट बनाकर उसका रेफरेंस एज ए सेट लेआउट में स्पेसिफाई करेंगे और पास करेंगे एज ए आर्गुमेंट टू द सेट लेआउट मेथड। कि हम यहाँ 5 कंपोनेंट ऐड किए, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं अभी हमें क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। हमने एल, टी एफ, सी एच और टी ए और बी टी वन 5 कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि बॉर्डर लेआउट बोलता है क्या है कि जब आप बॉर्डर लेआउट को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को 5 रीजन्स में जाकर पुट अप कर देगा। अब पुट अप करने के लिए हमें बताना पड़ेगा, तो रीजन्स 5 होती है, एक आपका साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, एक ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है, सेंटर होता है। तो आप किस कंपोनेंट को किस पर्टिकुलर रीजन में पुट अप करना चाहते हैं तो आपको वहां एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। तो उसके लिए बॉर्डर लेआउट, इसीलिए इसका नाम बोला है कि 5 बॉर्डर्स बनाएगा और हर बॉर्डर की एक
रीजन स्पेसिफाइड है कि साउथ रीजन में इसकी बॉर्डर ये स्पेसिफाइड है, तो आपको साउथ में किस कंपोनेंट को ले जाकर ऐड करना है। अगेन जितने कंपोनेंट आप जिस रीजन में जाकर ऐड करोगे वो पर्टिकुलर कंपोनेंट उस पर्टिकुलर रीजन में एक्सपांड हो जाएगा, उस पूरे एरिया को कवर करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पैनल है उस केस में वो पूरा लेआउट पूरे उस पैनल को कवर करेगा। ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना है हमें बात कि किस तरह से ये वर्किंग परफॉर्म हो रही है। जनरली इस टाइप की मिस्टेक ना हो तो हम इसको आगे इसकी वर्किंग आगे देखेंगे कि किस तरह से सारे लेआउट को किस तरह से प्रॉपर वे में यूज करते हुए नंबर ऑफ कंपोनेंट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ये हमें यहाँ वन बाय वन देखना है। तो अभी हम बॉर्डर लेआउट की वर्किंग देख रहे हैं, तो अब हम चाहते हैं कि जो लेबल है वो हमारा जो टॉप है नॉर्थ है, जो टॉप हमारा रीजन है वो नॉर्थ है, तो उस केस में सेट करना है तो हमने यहां जाकर बताया नॉर्थ। तो ये वाला जो लेबल है वो हमारे नॉर्थ में जाकर ऐड होता दिखेगा। अगेन सेम थिंग हमने बताया कि हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो हमारे साउथ में जाकर ऐड होते हो जाए, तो इस केस में हमने यहाँ इसको साउथ बताया। तो हर एक का जो नाम बताना है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल बताना है, अदरवाइज इट विल जनरेट एरर्स। सो इस केस में अगेन साउथ के बाद हमें जो नेक्स्ट कंपोनेंट को ऐड करना है वो जो हमारा क्या है CH है, तो CH को हमें ले जाकर कहाँ ऐड करना है सेंटर में। फॉर एग्जांपल तो हम सेंटर में बताएंगे तो ये हमारा इस पर्टिकुलर को ऐड कर देगा सेंटर में, तो हमें यहाँ सेंटर का C कैपिटल रखना है। तो हमारे दो आर्ग्यूमेंट ऐड मेथड में आएंगे, फ्लो लेआउट और ग्रिड लेआउट में सिर्फ सिंगल आर्ग्यूमेंट में वर्क करता है, लेकिन बॉर्डर लेआउट में हमारे दो आर्ग्यूमेंट आएंगे कि हमें किस कंपोनेंट को किस रीजन में जाकर स्पेसिफाई करें, तो उस रीजन का नाम ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिस तरह से नॉर्थ साउथ सेंटर। तो हम यहाँ इस तरह से वर्किंग वन बाय वन परफॉर्म कर रहे हैं। चॉइस को ऐड किया। नाउ अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जो BT टेक्स्ट एरिया है वो हमारे ईस्ट में आए, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा ईस्ट। अगेन हमारा जो बटन है वो हमारे वेस्ट में दिखे, तो हमें यहाँ इस पे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा उस रीजन का नाम वेस्ट के थ्रू। तो इस तरह से हमने इन सारे कंपोनेंट को हर एक रीजन में सेट कर दिया, और हर रीजन में जितने कंपोनेंट जब डायरेक्टली ऐड होंगे वो एक्सपांडेड हो जाएंगे और वो पूरा उस पर्टिकुलर रीजन की पूरी बॉर्डर को कवर करेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बॉर्डर लेआउट। ये साउथ के बाद हमने कॉमा स्पेसिफाई किया। ये देखिए आपकी पूरी बॉर्डर इस तरह से कवर हो रही है। जैसे आपने इसको एक्सपांड किया आपका पूरे जितने कंपोनेंट है वो पूरे पैनल के ऊपर एक्सपांड हो जाएंगे। तो हम ये सारी चीजें देख रहे हैं कि डायरेक्ट कंपोनेंट ऐड करने से क्या प्रॉब्लम होती है, और साथ साथ हम लेआउट की वर्किंग भी समझ रहे हैं। ये इनके ड्रॉबैक्स है। अब ये देखिए पूरा नेम इसने पूरा इसको कवर कर रखा है, पूरा लेबल ने इस पूरे पार्टिकुलर पार्ट को कवर रखा है। ये देखिए बटन के साथ पूरा आपको इस ऊपर से नीचे तक ईस्ट एरिया को कवर कर रहा है। इसी तरह ये सेव वाला जो है, इसी तरह आपका ये जो चॉइस वाला पोर्शन था वो पूरा यहाँ कवर अप है। ये टेक्स्ट फील्ड है। इसी तरह आपका ये जो देखिए यहाँ पर चॉइस वाला BCMC जो है ये पूरा इसने एक्सपांड कर दिया है। तो इस तरीके से ये एक्सपांडेड फॉर्म में हमें दिख रहा है। नेक्स्ट नीचे हमें यहाँ लिखा आ रहा है टेक्स्ट, तो हमने नेम को साउथ में ऐड किया था, बटन को ईस्ट में ऐड किया था हमने। नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट एरिया था उसको हमने वेस्ट में ऐड किया था हमने। हमारे चॉइस वाले जो पॉपअप मेनू है उसको हमने सेंटर में अलाइन किया था, और नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है उस टेक्स्ट फील्ड को हमने साउथ में ऐड किया है। तो इस तरीके से ये शो करता है कि बॉर्डर लेआउट किस तरह से वर्क करता है। अगेन देखिए यहाँ पर हमारे सामने गैप कम दिख रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में गैप हमें कम दिख रही है। यहाँ पर हमारे हॉरिजॉन्टल गैप कम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में वर्टिकल गैप कम है। तो अगर हम इनके अंदर वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप ऐड करना तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो किस तरह से उसको ऐड करते हैं हम यहाँ वन बाय वन परफॉर्म करके देखते हैं। तो अगेन जिस तरह से हमने ग्रिड लेआउट में वर्किंग की थी इस तरह से हम बॉर्डर लेआउट में भी वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद अगेन मैंने बता दिया 10,10 इसमें हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप उस केस में दो कंपोनेंट्स के बीच में कुछ गैप ऐड अप कर सकते हैं। ये फ्रूटफुल कब होगा, जब हम प्रॉपर इसकी फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। अभी हम सिर्फ इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट को ऐड करके देख रहे हैं कि लेआउट किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए अब आपके सामने इन दोनों के बीच में गैप आ रही है, पहले ये गैप नहीं आ रही थी, ये हॉरिजॉन्टल गैप हमारे सामने शो हो रही है।
एक्सपांड करेंगे, अगेन यहाँ 10 पिक्सल की हॉरिजॉन्टल गैप नजर आ रही है यहाँ पर। इसी तरह 10 पिक्सल की वर्टिकल गैप, यहाँ पर भी वर्टिकल गैप हमें शो हो रही है। तो इस तरीके से हम किसी कंपोनेंट्स के बीच में हम किस तरह से गैप ऐड कर सकते हैं, वो हमने यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग परफॉर्म करके देखा। नेक्स्ट आगे हम इसी पर डिस्कशन करेंगे और प्रॉपर वे में किस तरह से फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। तो हमें इसके बाद पैनल का यूज करना पड़ेगा। तो पैनल किस तरह से यूज करेंगे वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।